हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैतन्य क्लासेस। तो हमारा आज का जो है वो है डे 2, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंट के बारे में, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी की जो आपके क्वेश्चंस हैं सीडीपी के, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हम इस सीरीज़ में जो है 1000+ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा डे 2 है, जिसमें हम नए 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, एमसीक्यूज़ को। वीडियो को पॉज कीजिए और खुद पहले क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चंस को समझने की कोशिश कीजिए मेरी हेल्प से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और डिस्कस किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा वीडियो का आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट इज प्राइमरीली ए पार्ट ऑफ, यानी जब बच्चे की डेवलपमेंट होती है तो डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है वो सबसे पहला किसका पार्ट है? इमोशनल डेवलपमेंट का, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का, फिजिकल डेवलपमेंट का, या सोशल डेवलपमेंट का? देखो, जो डेवलपमेंट का कंसेप्ट आता है तो यहाँ पर पूछा गया कि सबसे पहला पार्ट क्या है डेवलपमेंट का, ठीक है। तो सबसे पहले तो बच्चे की जो डेवलपमेंट होती है वो आप सबको पता है कि उसकी क्या होती है, फिजिकल डेवलपमेंट होती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर 3, डेवलपमेंट किसी बच्चे की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक न्यूमेरिकल टाइप एक आपके पास क्वेश्चन आता है कई बार सीटेट में। वो क्या कहता है कि एक बच्चे की जो है मेंटल एज है 5 ईयर, उसकी क्रोनोलॉजिकल एज उसकी 4 है, तो उसका आईक्यू लेवल पूछा है। तो आईक्यू लेवल निकालने का एक तरीका होता है, मैं आपको बताती हूँ कि उसका फॉर्मूला क्या होता है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। आईक्यू हम निकालते हैं, आईक्यू निकालने का तरीका होता है बच्चे की जितनी भी मेंटल एज है अपोन में उसकी जो क्रोनोलॉजिकल एज है, क्रोनोलॉजिकल एज इनटू में 100, ठीक है। तो ये आपके पास फॉर्मूला होता है मेंटल एज अपॉन में क्रोनोलॉजिकल एज इनटू में 100। ये होता है आपका आईक्यू लेवल निकालने का तरीका। तो अब हमारे पास जो न्यूमेरिकल है उसकी हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वो कह रहा है कि एक बच्चे की जो मेंटल एज है वो 5 ईयर है और उसकी क्रोनोलॉजिकल एज उसकी 4 है, उसका आईक्यू लेवल पूछा है। तो अब हम 5 करेंगे मेंटल एज अपॉन में क्रोनोलॉजिकल एज उसकी 4 है, इनटू में क्या करेंगे हम 100 करेंगे। तो ये हो गया हमारा, सॉरी यहाँ पर आएगा 25 जब हम डिवाइड करेंगे 4 को 100 से, और 25 इंटू 5 क्या हो गया 125। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए। मैं आपको दोबारा से एक बार फिर से बता देती हूँ अगर आपको नहीं समझ आया है तो। फिर से डिस्कस करते हैं कि बच्चे का आईक्यू लेवल हम कैसे निकालते हैं। हम क्या करते हैं, जो भी उसकी मेंटल एज होती है उसको अपॉन में करते हैं उसकी क्रोनोलॉजिकल एज, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम 100 से। तो अब ट्राई करते हैं क्वेश्चन को। चलिए, हमारे पास मेंटल एज थी 5 और उसके बाद हमारी क्रोनोलॉजिकल एज है 4, और उसको हमने मल्टीप्लाई किया 100 से। 4 को हम डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा। 25 इंटू 5 क्या आ गया आपका 125। तो उसका आईक्यू लेवल क्या हो गया आपका 125। तो इस तरीके से आपको इस तरीके का जो क्वेश्चन आएगा वो आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द टूल फॉर द फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑफ कोलास्टिक डोमेन। कोलास्टिक डोमेन होती है, कोकोलास्टिक डोमेन होती है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दोनों में फ़र्क क्या है। कोलास्टिक डोमेन होती है जब आप करिकुलम से रिलेटेड, मतलब जो आप स्कूल में स्टडी से रिलेटेड बात करते हैं, क्लासरूम में जो आपका करिकुलम होता है, ठीक है। दो तरीके का होता है, एक होता है जैसे हम एक बात करते हैं प्लेग्राउंड में, जब बच्चे की एक्टिविटीज़ करवाते हैं, हम बच्चे को गेम्स खिलवाते हैं, उसकी ऑल ओवर डेवलपमेंट होती है जहाँ पर। एक होता है सिर्फ हम क्लासरूम में बच्चे को पढ़ा रहे हैं। तो जो कोलास्टिक डोमेन होती है वो सिर्फ स्टडी से रिलेटेड होती है, जो आपकी क्लासरूम में पढ़ाई हो रही होती है वो उससे उसका रिलेशन होता है कोलास्टिक से। को कोलास्टिक होता है जब आप प्ले ग्राउंड में जाकर खेलते हैं, उसकी फिजिकल डेवलपमेंट भी होती है, मेंटल डेवलपमेंट भी होती है, यानी जब वो बच्चा अदर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है, चाहे वो स्पोर्ट्स हैं या कोई इवेंट हो रहा है या आपका कोई फंक्शन है, कोई क्रिएटिविटी हो रही है, कुछ भी अलग हो रहा है, मतलब स्टडी से रिलेटेड, स्टडी के अलावा, तो वो कोलास्टिक होता है। तो यहाँ पर बात हो रही है कि कोलास्टिक डोमेन में फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। अब आपका
आपका असेसमेंट भी दो तरह की होती है, एक होती है फॉर्मेटिव, होती है समेटिव। फॉर्मेटिव होता है जो क्लासरूम के दौरान की जाती है, यानी जब टीचर पढ़ा रहा है उसके दौरान होती है, वो फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है। और समेटिव होती है जब पूरे साल के बाद आपका एग्जामिनेशन होता है, यानी जब आपका पेपर लिया जाता है, उसको समेटिव असेसमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट जब क्लासरूम में होती है तो उसके लिए अलग अलग जो टूल्स होते हैं, इनमें से कौन सा टूल्स नहीं है, यहाँ पर बात हुई है नोट की, कौन सा टूल जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट का नहीं है क्लासरूम में। कंजर्वेशन स्किल, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, प्रोजेक्ट या ओरल मेथड। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका है प्रोजेक्ट मेथड। क्यों? क्योंकि ओरल क्वेश्चंस जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट का ही एक पार्ट है, क्योंकि हम क्लासरूम में जब टीचर पढ़ाता है तो वो बीच बीच में क्वेश्चंस पूछ लेता है, तो उससे वो असेसमेंट कर लेता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से भी जो है टीचर जो है फाइंड आउट कर लेता है कि बच्चे को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, यानी क्लासरूम में एमसीक्यूज पूछ लिए जाते हैं। कन्वर्सेशन स्किल, यानी क्लास में कोई भी छोटे से टॉपिक पर टीचर डिस्कस करके भी फॉर्मेटिव असेसमेंट कर लेता है, जो क्लास में पीरियड के दौरान की जा सकती है। लेकिन जो प्रोजेक्ट मेथड है वो ऐसा नहीं है कि हर दूसरे दिन जो है हर दिन टीचर नहीं कर सकता। प्रोजेक्ट मेथड क्या है, ईयर के एंड में होता है या काफ़ी टाइम बाद किया जाता है, 6 मंथ बाद कह सकते हो आप, जिससे हम रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं एट द एंड बच्चे का प्रोजेक्ट देखकर। तो प्रोजेक्ट मेथड जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर नहीं आता है। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि इफ़ फ्यू स्टूडेंट इन योर क्लास आर एक्सेप्शनली ब्राइट यू विल टीच देम। ठीक है, आपकी क्लास में कुछ जो बच्चे हैं वो क्या है, बहुत ज़्यादा ब्राइट हैं, यानी बहुत आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं या अच्छा मतलब उनका माइंड सेट है, अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप उनको किस तरीके से टीच करोगे क्लासरूम में? आप उनको क्लास के साथ टीच करोगे, पूरी क्लास के साथ, या फिर उनको अलग हायर क्लासेस में भेज दोगे, उनके साथ उनको पढ़ाओगे, या फिर क्या उनके लिए एक एनरिच प्रोग्राम बनाओगे, या फिर आप क्या करोगे, ओनली व्हेन दे वांट, जब वो पढ़ना चाहेंगे तभी उनको आप पढ़ाओगे। तो जब भी क्लासरूम में इस तरह की सिचुएशन आती है टीचर के सामने, क्योंकि क्लास में एक डल तरीके के बच्चे होते हैं, यानी जिनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, एक होते हैं एवरेज जो ठीक ठीक होते हैं, एक होते हैं बहुत ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और क्रिएटिव होते हैं। तो जो ब्राइट स्टूडेंट होते हैं उनको जो है आप क्लासरूम के साथ अगर पढ़ाओगे, अगर ऑप्शन नंबर ए की हम बात करें, तो वो बच्चे जो है बोरिंग फील करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको पहले से समझ आ चुकी होती हैं चीज़ें। ठीक है, हायर क्लासेस में पढ़ाना भी सही नहीं है उनके लिए। क्या है, आप एक एनरिच प्रोग्राम का मतलब आप करोगे, एक एनरिच प्रोग्राम बनाओगे, जिससे जो है वो कुछ ना कुछ नया सीखेंगे, उसी क्लासरूम में होने के बावजूद भी वो एक नई नई चीज़ें सीखेंगे। उनके लिए एक इस तरीके का प्रोग्राम बनाया जाना चाहिए जिससे वो जो है वो कुछ नया नया सीख सकें। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ऐसे बच्चों के लिए आप क्या है, एक अलग से प्रोग्राम बनाओगे जो उनकी डेवलपमेंट कर सकें अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि मेजर पर्पस क्या होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट का। डायग्नोस्टिक टेस्ट आपने पढ़ा है। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है? जब कोई भी टीचर डायग्नाइज करता है क्लासरूम में, यानी जब वो ये जानने की कोशिश करता है कि बच्चे को समझ आ रहा है क्लास में या नहीं आ रहा, और अगर नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा, और उसके बाद क्या तरीका अपनाना चाहिए टीचर को कि उसको अच्छे से समझ आए। तो उस तरीके के टेस्ट को हम डायग्नोस्टिक टेस्ट बोलते हैं, जिसमें टीचर फाइंड आउट करता है कि क्या प्रॉब्लम्स हैं बच्चों को क्लासरूम में। तो ये कह रहा है कि जो मेजर पर्पस है डायग्नोस्टिक टेस्ट का वो क्या होता है, क्या आइडेंटिफाई करना है। तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि डायग्नोस्टिक टेस्ट का मतलब क्या है, बच्चे की प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करना। अब हम कोई ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शंस क्या क्या कहते हैं हमारे। द जनरल एरिया ऑफ वीकनेस इन क्लासरूम परफॉर्मेंस, यानी क्या क्या वीकनेस है बच्चों की क्लासरूम में। उसके बाद सेकंड ऑप्शन कहता है कि स्पेसिफिक नेचर ऑफ रेमेडियल प्रोग्राम नीडेड, यानी जो रेमेडियल प्रोग्राम होते हैं उनका नेचर को फाइंड आउट करना, यानी किस तरीके के रेमेडियल प्रोग्राम की ज़रूरत है ये फाइंड आउट करना। रेमेडियल प्रोग्राम क्या होते हैं? जब हम दोबारा से टीचर पढ़ाती है क्लासरूम में एक बार फाइंड आउट करने के बाद कि क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद जब वो नए तरीके से पढ़ाती है उसको रेमेडियल प्रोग्राम बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी कहता है द कॉज अंडरलाइंग एकेडमिक डिफ़िकल्टी। एकेडमिक डिफ़िकल्टी के क्या क्या रीज़न है,
ठीक है, कौन कौन से कॉजेज़ हैं कि जो बच्चों को इतनी डिफ़िकल्टीज आ रही है। ऑप्शन नंबर डी है द स्पेसिफिक नेचर ऑफ प्यूपिल्स डिफ़िकल्टी। प्यूपिल्स की क्या क्या डिफ़िकल्टीज आ रही हैं प्यूपिल्स को, उसको फाइंड आउट करने के लिए। तो जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, मैंने बताया कि वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चों को एकेडमिक डिफ़िकल्टीज़ क्या क्या है, यानी बच्चों को पढ़ने में कहाँ कहाँ डिफ़िकल्टीज आ रही हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो आपका बिल्कुल सही होगा। डायग्नोस्टिक टेस्ट से हम हेल्प जो है, हमें हेल्प करता है डायग्नोस्टिक टेस्ट कि वो हम ये फाइंड आउट कर सके कि बच्चे को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है क्लासरूम में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। स्पेशल एजुकेशन के बारे में यहाँ पर बात हो रही है कि स्पेशल एजुकेशन का रिलेशन किससे है। स्पेशल एजुकेशन क्या होता है, जब आपने देखा होगा डिसेबल्ड बच्चे होते हैं, या जो हम कह सकते हैं डिफरेंटली एबल्ड बच्चे होते हैं, जैसे जो ब्लाइंड होते हैं, मेंटली रिटार्डेड होते हैं, डेफ बच्चे होते हैं, ठीक है, यानी जिनमें कुछ ना कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, वो फिजिकली फिट नहीं होते, मेंटली फिट नहीं होते, उनको डिसेबल्ड या डिफरेंटली एबल्ड बच्चे बोलते हैं। तो स्पेशल एजुकेशन एक आप प्रोग्राम कह सकते हो, या ये कह सकते हो कि उन बच्चों को जब नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाया जाता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड क्लासरूम या स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, तो स्पेशल एजुकेशन के बारे में पूछा गया यहाँ पर क्या होता है, एजुकेशन फॉर टैलेंटेड स्टूडेंट के लिए है ये, या एजुकेशनल प्रोग्राम फॉर डिसेबल्ड। अभी मैंने बताया कि जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं उनके लिए कि ये एजुकेशन प्रोग्राम है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा कि ये इस तरीके का प्रोग्राम है जो डिसेबल्ड बच्चों के लिए है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, स्पेशल एजुकेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो CCE है, CCE फुल फॉर्म क्या है, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, जो आपका CBSE फॉलो करती थी। अब तो खैर ये चेंज हो चुका है, बट फिर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि CCE में फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट होती थी, जो मैंने अभी आपको बताई थी, वो दोनों जो है कितना कितना परसेंटेज होता था उनका, यानी टोटल 100% में से फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट का कितना कितना पार्ट होता था CCE के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर 40% हम फॉर्मेटिव असेसमेंट लेते थे और 60% हम समेटिव असेसमेंट लेते थे। तो 40-60 का रेशियो होता था, ये आपको लर्न करना है। CCE की फुल फॉर्म मैं दोबारा बता देती हूँ आपको, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। वो क्या कहता है कि फ्रॉबल जो हमारे एजुकेशनलिस्ट थे, या आप कह सकते हो कि साइकोलॉजिस्ट थे, फ्रॉबल मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन वाज हिज डेवलपमेंट ऑफ द। फ्रॉबल ने जो कंट्रीब्यूशन दिया था एजुकेशन में, तो वो किस चीज़ में दिया था, वोकेशनल स्कूल का, मतलब उन्होंने वोकेशनल स्कूल की शुरुआत की थी, किंडरगार्टन की शुरू की थी, पब्लिक स्कूल शुरू किए थे, या लेटिन स्कूल शुरू किए थे। तो जो फ्रॉबल्स ने जो है आपके किंडरगार्टन जो स्कूल शुरू किए थे। काफ़ी बार आपका ये CDP CTET में क्वेश्चन पूछा गया है फ्रॉबल का, कि फ्रॉबल ने अपना कंट्रीब्यूशन किस में दिया था एजुकेशन में, किंडरगार्टन की जो मतलब शुरुआत की थी वो किसने की थी, फ्रॉबल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेरिडिटी इज कंसीडर्ड एज डैश सोशल स्ट्रक्चर। हेरिडिटी है जो किस तरीके का सोशल स्ट्रक्चर को कंसीडर किया जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, डायनेमिक या स्टैटिक। तो हेरिडिटी जो है वो स्टैटिक स्ट्रक्चर है, यानी हेरिडिटी जो है बदलता नहीं है टाइम के साथ। हेरिडिटी जो स्ट्रक्चर है वो स्टैटिक है, यानी एक जैसा ही रहता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 20, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो ये क्या कह रहा है कि एक बच्चा है जो 16 को 61 लिख देता है, मतलब वो इतना कंफ्यूज रहता है कि वो 16 को उल्टा करके 61 लिख देता है, और जो B को है वो D समझता है, ठीक है, उसको डिफरेंस नहीं पता B और D में क्या डिफरेंस है, 16 और 61 में क्या डिफरेंस है, वो दोनों को उल्टा तरीके से लिख देता है। तो ये किस तरीके की डिसेबिलिटी है यहाँ पर बात की गई है, विजुअल इम्पेयरमेंट है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, मेंटल इम्पेयरमेंट है, ये मेंटल रिटार्डेशन है। तो ये जो है लर्निंग डिसेबिलिटी है, जिसको हम डिसलेक्सिया भी बोलते हैं, जब बच्चे को शब्द उल्टे दिखाई देते हैं या उसको समझ नहीं आता कि 16 और 61 में क्या डिफरेंस है, यानी जो एक जैसे दिखते हैं शब्द उसमें उसका डिफरेंस नहीं पता चलता। तो ये एक लर्निंग डिसेबिलिटी है, जिसका नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, जिसका फुल नेम क्या है, डिसलेक्सिया। ठीक है, तो इस बीमारी को क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया इसका नाम है।
तो ये लर्निंग डिसेबिलिटी है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो ये थे हमारे अगले 10 क्वेश्चन CDP के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।